हेलो इंडिया। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर इसी को फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं इन ए मेटेलिक कंडक्टर। ये तो निश्चित है, श्योर है, हम जानते हैं कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर को सर हम बैटरी से लगाते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाता है। अब उसी को हम देखेंगे कि वो एक्चुअल में जो फ्लो होता है, करंट जो फ्लो होता है कंडक्टर से, वो कैसे होता है। दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है बिफोर कनेक्टिंग बैटरी। बिफोर बैटरी, जब तक हमने बैटरी को कनेक्ट, तो पहला इसमें देखेंगे हम बिफोर कनेक्टिंग द बैटरी। जब तक मेटेलिक वायर को हम बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है क्या? सर नहीं होता। कब होता है? बैटरी कनेक्ट करने के बाद। तो बैटरी कनेक्ट करने से पहले क्यों नहीं होता, ये देखते हैं। जो भी मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सारे, इनके अंदर हर जगह पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या रोल होता है सर इनका? ये फ्री होते हैं मेटल के अंदर, जहां इन्हें ले जाना चाहोगे वहां चले जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे होते हैं। सर कितने होते हैं ये? इनकी डेंसिटी होती है 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब तक। 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब का अगर मैं कंडक्टर लूं तो उसके अंदर 10 की पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जो कि लाख, करोड़, अरब, इन सब चीजों से भी बहुत ज्यादा नंबर है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा फ्री कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर अवेलेबल होते हैं। और दूसरी जो बात मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं करते, इनके अंदर होती है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, ये एकदम ऐसा मान लो कि जैसे कोई गैस कंटेनर है, गैस कंटेनर का जैसे मॉलिक्यूल चारों तरफ, जैसे गैस कंटेनर का मॉलिक्यूल गैस कंटेनर के अंदर चारों तरफ मोशन में रहता है, हमेशा चलता रहता है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उसकी होती नहीं है। उसी तरीके से इसके अंदर भी, मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स चलते रहते हैं बिना बैटरी लगाए भी, मोशन में होते हैं। लेकिन जो मोशन होती है उनकी दोस्तों, वो होती है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब कभी इधर चला, कभी इधर चला, कभी इधर चला, फाइनली कहीं नहीं चला। फाइनली कहने का मतलब ये है, ये चारों तरफ जाके हो सकता है पहले ही इनिशियल पॉइंट पे आ जाए। मतलब इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी में जानना चाहूं तो वो जीरो होती है। तो मैं लिख सकता हूं एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इनकी? जीरो होगी। ये ऐसे, ये एवरेज का साइन है और u मतलब एवरेज किसका? u का, u बोले तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? सर जी जीरो होगी। कब? जब तक बैटरी को कनेक्ट नहीं किया गया है। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सर? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोशन कैसी होती है? रैंडम मोशन, जिसकी वजह से अगर मैंने यहाँ कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया और मैंने कहा कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सर 100 इधर जा रहे हैं और 100 इधर आ रहे हैं, तो ओवरऑल क्रॉस होने वाले इलेक्ट्रॉन्स तो जीरो हो गए सर। और जब किसी सरफेस को छोड़ के पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहे हैं तो करंट काई को, करंट नहीं बनेगा फिर। तो ये तो हो गई बिफोर कनेक्शन। आफ्टर कनेक्शन क्या होगा? अब हमने क्या किया, इनकी डिमांड पे, इन इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड पे अब हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। तो अब हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी। किसके अक्रॉस सर? इस कंडक्टर के अक्रॉस। इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ये जो मेटेलिक कंडक्टर है जिसके अंदर बहुत हाई रेंज पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके साथ हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी का पोटेंशियल मान लिया V। देखिए बैटरी कनेक्ट कर देने का मतलब है ये वाली साइड अब पॉजिटिव हो जाएगी और सर ये वाली साइड नेगेटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव
अल्टीमेटली आपने इस सुंदर से कंडक्टर के अंदर ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो पहले भी थे, अब भी थे, मोशन में थे पहले भी, मोशन में अब भी होंगे, लेकिन मोशन का तरीका अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तब पहले इनकी रैंडम मोशन हुआ करती थी, लेकिन अब इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन होगी। किधर होगी? आप सोचेंगे सर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही होगी, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। सर काय को? जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी कोई चार्ज कैरियर्स रखा होता है, तो रखा है ना, तो उस पे फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है? Q into E के बराबर। और अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रॉन की मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अब इन सब इलेक्ट्रॉन्स पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा या एक्सेलरेशन लगेगा, फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। अब इन सब पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनको कोई चलाने वाला है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई चलाने वाला है, तो अब मैं यहां पे अगर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया खींचूंगा, तो अब दिए गए क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने वाले इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ होंगे। हो सकता है पहले मैंने क्या बताया था एग्जांपल, सर 100 इधर जा रहे थे, 100 इधर जा रहे थे, इक्वल टू कहीं नहीं जा रहे थे। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करके कोई भी इलेक्ट्रॉन फाइनली जा ही नहीं पाया, 100 इधर गए, 100 इधर गए, तो रिजल्टेंट 0 हो गया सर। इसमें 100 एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ करंट तो मिलेगा। तो बैटरी को कनेक्ट कर देने के बाद इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन सब इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स इन सभी प्यारे प्यारे इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने के लिए कहता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स उसका कहना मान लेते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं, और इनके चलने से, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनके चलने से बनता है अपना मस्त वाला इलेक्ट्रिक करंट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जिस डेफिनेशन को पढ़ने जा रहे हैं वो है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मींस घसीटना। कौन घसीट रहा है, किसको घसीट रहा है? तो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट को अब हम देखते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक हमने नहीं लगाया था, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा चल रहा था, यहां गया, यहां से कॉलिजन हुआ इसका दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कॉलिजन होने के बाद ये मान लो इधर आ गया, फिर इसका किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ कॉलिजन हुआ, फिर इधर चला गया, फिर कॉलिजन हुआ, फिर इधर चला गया, और फिर इधर चला गया। ये एक रैंडम मोशन को मैंने शो किया है इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाने से पहले, लेकिन अब जैसे ही मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा, तब इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? देखो, मान लो इस डायरेक्शन में मैंने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा देने से इस वाले इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को इधर घसीटना चाहेगा, ड्रिफ्ट करना चाहेगा। कैसे? कुछ इस तरीके से। अब जो पाथ दिखा रहा हूं, डॉटेड दिखा रहा हूं, पहले इलेक्ट्रॉन यहां तक जाएगा, ओके, फिर इसका कॉलिजन होके ये कुछ ऐसा रास्ता कवर करेगा यहां तक, और फिर ये ऐसे करके यहां तक पहुंचेगा। हर बार क्या है, इसकी पोजीशन थोड़ी शिफ्ट हो रही है। ये वाला पॉइंट पहले यहां था, अब ये यहां शिफ्ट हो गया है, ये वाला पॉइंट यहां था, यहां शिफ्ट हुआ, ऐसे ये वाला पॉइंट यहां शिफ्ट हुआ, और इसी तरीके से ये पॉइंट यहां, और फाइनली बी वाला जो पॉइंट हुआ करता था वो बी डैश पे शिफ्ट हो गया है। ये सारे जो पॉइंट शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं। दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट। अब आप देख सकते हैं पहले फाइनली पॉइंट को बी तक पहुंचना था, जब तक बैटरी नहीं लगाई थी तो उसकी जो मोशन है केवल बी तक हुआ करती थी, लेकिन अभी वो पॉइंट बी डैश तक पहुंच गया है, कुछ आगे तक चला है। इस इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हुआ है, शिफ्टिंग हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यही कहलाता है ड्रिफ्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब रिलैक्स रहने वाला टाइम। अब ये रिलैक्स रहने वाला टाइम इस टॉपिक में कैसे, तो देखते हैं। ये है अपना वही कंडक्टर,
और ये है इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये है मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉन के चलने का रास्ता, इधर गया टकराया, इधर गया टकराया, इधर गया फिर टकराया। इस इलेक्ट्रॉन ने 1 2 3 4 मान लो ऐसे करके कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का रास्ता मैंने लिख लिया। 1 से 2 गया कॉलिजन, 2 से 3 गया फिर कॉलिजन, 3 से 4 गया फिर कॉलिजन। तो 1 से 2 तक जाने में ये फ्री था, कोई लोचा नहीं था, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई कॉलिजन नहीं, लेकिन 2 पे जाके कॉलिजन हुआ। तो 1 से 3 का जो टाइम, 1 से 2 का जो टाइम है ये इसके रिलैक्स रहने का टाइम है। ऐसे ही 2 से 3 का जो टाइम है वो इसके रिलैक्स रहने का टाइम है। 3 से 4 तक पहुंचने में इसने जो टाइम लिया वो इसके रिलैक्स रहने का टाइम है। मान लो 1 से 2 तक टाइम लिया इसने t1, 2 से 3 तक टाइम लिया इसने t2, ऐसे 3 से 4 तक टाइम लिया इसने t3। अब इसका एवरेज निकालेंगे टाइम का, तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, ये आ जाएगा, यही कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम, और इसको डिनोट करते हैं टाउ से। जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसी को डॉट डॉट आगे tn डिवाइडेड बाय n। किसी भी इलेक्ट्रॉन के अगर n कॉलिजन हो रहे हैं और हर कॉलिजन में लगने वाला टाइम आपको पता है, तो आप जो भी टाइम्स हैं टोटल में जोड़ के जितने भी कॉलिजन हुए हैं उससे डिवाइड कर दो, आपको मिल जाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो डेफिनेशन देखते हैं रिलैक्सेशन टाइम की। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज टाइम। तो ये सभी टाइम्स का एवरेज लिया है, इसलिए एवरेज टाइम। ओके, एवरेज टाइम स्पेंट बाय द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। सभी टाइम्स का एवरेज ले लिया और फिर हमने क्या निकाला है, हमने ये माना कि ये जो भी टाइम आएगा, जैसे एक एग्जांपल के बिहाफ पे देखते हैं, मान लो t1 हुआ करता था 4, t2 हुआ करता था 5 और t3 हुआ करता था 3। तो इन तीनों टाइम्स का एवरेज कितना आ जाएगा मिला के 4। तो अब ये जो टाइम है ये इस बात को शो कर रहा है कि किन्हीं भी दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में एवरेज जो टाइम है इलेक्ट्रॉन के द्वारा लिया गया वो लगभग 4 सेकंड होगा, अगर टाइम की यूनिट मैंने सेकंड ले रखी है तो ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय टाउ, और इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट क्या होती है, यूनिट जो होती है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की वो होती है सेकंड। और फॉर्मूला आप देख ही रहे हैं, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, जितने भी टाइम लिए गए हैं उन सभी का सम अपॉन में n मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन्स। देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा है इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकता हूं, या फिर कहीं शॉर्ट करके लिख सकता हूं। मैं रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्मूला को लिख सकता हूं एवरेज ऑफ ऑल द टाइम्स, और एवरेज का सिंबल होता है ये, तो टाउ इज इक्वल टू एवरेज ऑफ टी। टी क्या है, जितने भी टाइम्स लिए गए हैं उन सब का एवरेज। ये रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ये वाला जो फॉर्मूला है इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर स्पीड। क्या होता है, एक बार इसकी मासूम सी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। सर जी, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी acquired by the free electron of a conductor in the opposite direction of external electric field। और डेफिनेशन को रीड करते ही आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, समझने के लिए इस डायग्राम पे चलना पड़ेगा। ये डायग्राम हमसे कुछ कहना चाहता है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये शानदार सी बैटरी कनेक्ट कर रखी है, और ये साइड पॉजिटिव पोटेंशियल, ये साइड नेगेटिव पोटेंशियल, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये मासूम से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अब हमें जानना है। जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, जैसे ही हमने बैटरी को लगाया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुआ, यहां से यहां पहुंचा।
जीरो वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जैसे ही टकराएगा इसकी वेलोसिटी यहाँ जीरो हो गई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ इसका ड्रिफ्ट होगा, ये यहां से यहां तक चला और चलने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई मान लो 5 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, कुछ भी। ऐसे ही कोई और भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चला, इसकी वेलोसिटी हो गई मान लो 7 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही कोई और भी इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, मान लो यहां चला, इसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। तो हर इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ डिफरेंट आ रही है। इन्हीं फाइनल वेलोसिटीज का जो एवरेज होगा वो कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन्हीं वेलोसिटीज का जो एवरेज होगा, पहले इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी v1, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v2, ऐसे ही nth नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n लिए हैं, nth इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी vn अपॉन में n कर दो तो एवरेज हो गया, इसी को बोलते हैं v एवरेज। और v एवरेज बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इन सभी वेलोसिटीज का जो एवरेज है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी, तो एक तो ये हो गया। अब इसी को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, प्यार से शॉर्ट में लिखने का तरीका बताया था, कैसे इसको लिखा जा सकता है। तो v एवरेज को तो मैं रिप्लेस करता हूं कि साहब जो v एवरेज है वही कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल है vd। d बोले तो ड्रिफ्ट, ये हो जाएगा vd इज इक्वल टू एवरेज ऑफ फाइनल वेलोसिटीज, तो एवरेज ऑफ v। v बोले तो जितनी सबकी जो भी फाइनल वेलोसिटीज हैं उनका एवरेज, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक एग्जांपल के लिए मान लो पहले इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां तक पहुंचने में पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे इलेक्ट्रॉन की 3, तीसरे इलेक्ट्रॉन की हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो इन तीनों का एवरेज कितना आएगा सर जी, आ गया 8 + 4 डिवाइडेड बाय 3, 12/3 मतलब 4 आ गया। तो यही क्या है, ये कहलाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी का जो एवरेज है वही कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब डेफिनेशन को देख लो, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है सर, एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके, ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन के द्वारा फाइनल जो वेलोसिटी उसने एक्वायर कर ली है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई है अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इन सब की वेलोसिटीज होंगी। क्यों होंगी सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इन पे ड्रिफ्ट लगेगा, उसकी वजह से वेलोसिटी भी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। किसके अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डिनोट इसको vd से करते हैं, फार्मूला मैंने आपको यहां बता दिया है, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है, वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड। और मैं आपको बता दूं ये वेलोसिटी बहुत छोटी होती है, ये वेलोसिटी बहुत छोटी होती है, और इस वेलोसिटी की जो रेंज होती है मैं आपको बता दूं ये होती है लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। बहुत कम वेलोसिटी है ये, ड्रिफ्ट जो होता है वो बहुत कम होता है। देखिए इस छोटी सी वेलोसिटी को हम कैसे समझाएंगे, दिया गया जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 सेकंड में 0.1 मिलीमीटर चल रहा है, जो कि बहुत कम डिस्टेंस होती है, यहां से यहां इसके कंपैरिजन में भी और छोटी होगी। तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन का बस इतना सा ही ड्रिफ्ट हो पाता है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेंज बहुत छोटी होती है, आपको याद रखना पड़ेगा 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक डेरिवेशन है छोटा सा, और जिसकी प्रोबेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो 80%, 85% इसके चांस बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के होते हैं। देख लेते हैं हेडिंग क्या है, रिलेशन इन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन लाना है। मैंने इतना बताया था कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने के बाद उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने से कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगी, मतलब कुछ तो रिलेशन होगा ना। तो वही रिलेशन मैं डेराइव करने जा रहा हूं, और रिलेशन है
ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल vd इज इक्वल टू स्मॉल e बोले तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल E बोले तो लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ टाउ बोले तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ताउ नहीं है ये, टाउ है, अपॉन में m बोले तो मास, मास किसका, हमारा, तेरा, किसका, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो चल रहा है किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। ओके, यहां पे फिर हमने एक कहानी लिख दी है टाइम बचाने के लिए। क्या कहानी है, रीड करते हैं। लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल u, ओके, इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड को u मान लिया, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो v हो जाती है, ओके, और इस बीच में उसको जो टाइम लग रहा है वो t लग रहा है, और अगले ही टाइम जाके वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन उसका हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और यहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रॉन है, इससे कॉलिजन हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उसको t लग रहा है। सिंपल सी बात है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इसी डायग्राम को यहाँ बना लेते हैं, u v t, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, और यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन। ओके, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है सर, फर्स्ट इक्वेशन होती है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू सर उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ओके, प्लस उस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है, कौन लगाएगा एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, प्लस उस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है इनटू वो जो टाइम ले रहा है यहां से यहां तक पहुंचने में, ये होती है इक्वेशन। तभी मेरे पास ऑर्डर आया कि इसका एवरेज ले लो, इस इक्वेशन का एवरेज ले लो, एवरेज, अब तक आप नंबर का एवरेज लेते थे, अब आप पूरी इक्वेशन का एवरेज ले रहे हो, एवरेज ऑफ इक्वेशन, ऊपर दी गई इक्वेशन का एवरेज, तो v एवरेज, ओके, इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी u का एवरेज प्लस, ओके, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एवरेज नहीं लेंगे। क्वेश्चन आया क्यों, रिमा ने पूछा सर ये बताओ, मनीषा ने पूछा मान लो सर ये बताओ एक्सेलरेशन क्यों नहीं, एक्सेलरेशन का एवरेज क्यों नहीं ले रहे हो आप, गुस्सा हो गई मान लो इसी बात पे कि नहीं सर एवरेज, इस एक्सेलरेशन का भी एवरेज लो, मनीषा बहुत गुस्सा हो गई। चलिए अब बताते हैं कि एक्सेलरेशन का एवरेज क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी का एवरेज इसलिए लिया था क्योंकि ये वेलोसिटीज अलग-अलग थी, इसलिए एवरेज लिया गया था। एक्सेलरेशन का एवरेज नहीं लेना है क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज नहीं लेते हैं। ओके, ए और टी का एवरेज ले लेंगे। आई होप अब मनीषा गुस्सा नहीं होगी। चलिए तो अभी अब बता दो भैया वी एवरेज क्या होता है। सर वी एवरेज तो हमने लास्ट टॉपिक से पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। बता दो यहां सिंस फाइनल वेलोसिटीज का जो एवरेज होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है, यही कहलाता है। और ऐसे ही इनिशियल वेलोसिटीज का जो एवरेज होता है वो सर जीरो आता है। इनिशियल वेलोसिटीज का जो एवरेज है वो जीरो आता है। क्लियर? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो है रैंडम मोशन होती है। इलेक्ट्रॉन्स की जो है रैंडम मोशन होती है। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी वेलोसिटी इधर स्टार्ट की तो दूसरे इलेक्ट्रॉन ने अपनी इनिशियल वेलोसिटी इधर स्टार्ट की। मान लो इसने भी 5 मीटर पर सेकंड से, इसने भी 5 मीटर पर सेकंड से, तो दोनों की वेलोसिटीज का रिजल्टेंट कितना आएगा सर? जीरो आएगा। तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी सबकी कितनी हो जाती है? जीरो। फाइनल एवरेज वेलोसिटी जीरो क्यों नहीं रहती? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा रहे हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींच के ले जाएगा। जो इधर चल रहा था उसको भी इधर ही खींच के ले जाएगा और जो इधर चल रहा था उसको भी इधर खींच के ले जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींच के ले जाएगा। तो फिर फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। ओके, और टी एवरेज इन सभी टाइम्स का एवरेज, जितने भी कॉलिजन्स हो रहे हैं हर कॉलिजन में अलग अलग टाइम लग रहा होगा, उन टाइम्स का जो एवरेज है वो कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्यों कहलाता है? क्योंकि इस टाइम में इलेक्ट्रॉन जो है रिलैक्स रहता है, फ्री रहता है, कोई टक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। यहां से यहां तक गया फ्री था, यहां पे जाके
कॉलिजन हो गया। तो इस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो हमने सभी टाइम्स का एवरेज ले लिया और उन सभी टाइम्स का जो एवरेज है वो कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी कॉलिजन्स हो रहे हैं, बहुत सारे कॉलिजन्स हो रहे होंगे, सब कॉलिजन्स के टाइम हमने नोट किए और फिर उनका एवरेज निकाल लिया, वही कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। अब इन सिंबल्स को रिप्लेस कर रहा हूं तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी एवरेज ऑफ फाइनल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि रैंडम मोशन होती है। स्टार्टिंग को जो करते हैं, स्टार्टिंग में वेलोसिटीज होती हर एक की एक अलग अलग रैंडम डायरेक्शंस में होती है, जिस वजह से एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, प्लस एक्सीलरेशन इनटू और रिलैक्सेशन टाइम को किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। एवरेज ऑफ टाइम क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से डिनोट करते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाती है vd is equal to a into tau। इक्वेशन नंबर बोले तो 3। ओके, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन इतना देखते ही चिराग बोला सर आया तो नहीं, ये क्या निकालना था, क्या ले आए सर आप, तो गलत कर दिया, कहीं ना कहीं मिस्टेक है पक्का। लेकिन मनदीप ने समझाया चिराग को, भैया अभी वेट कर चिराग, सर लगे पड़े ला देंगे क्या फाइनल रिजल्ट। तो क्या बोलता है वीडियो, आएगा क्या रिजल्ट? आएगा। देखिए अब मैं इस एक्सेलरेशन की जो जिस बात पे मनीषा गुस्सा थी कि सर एक्सेलरेशन का एवरेज नहीं लिया, तो अब उस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं ना एक बार। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के बाद अब मुद्दा ये है कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, मैं जानता हूं फोर्स F इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाता है फोर्स अपॉन मास। ठीक है, अब मैं फोर्स को दूसरे एक तरीके से और कैलकुलेट कर सकता हूं। क्या सर जी? इलेक्ट्रिक फील्ड था, हाँ ठीक है, बात सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, सही बात है। और फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है सर? माइनस ई चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और फोर्स लगता है कितना है सर? फोर्स लगता है उस पे चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज कितना है? माइनस स्मॉल ई इनटू कैपिटल ई। F इज इक्वल टू आ गया माइनस स्मॉल ई इनटू कैपिटल ई। अब इस वैल्यू को मैं यहां रिप्लेस कर देता हूं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाता है फोर्स की जगह माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। उन इलेक्ट्रॉन्स पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये वो फॉर्मूला आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ 4 इन 3। तो सर जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? एक्सेलरेशन बोले तो माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m इनटू टाउ। टाउ बोले तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब इसी बात को अगर जनरल फॉर्म में लिख लें हम, अगर इस साइन को छोड़ दूं मैं, साइन को अगर मैं छोड़ दूं जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल e कैपिटल E टाउ अपॉन m। ये जनरल फॉर्म हो गई, जनरल वे में ऐसे लिख सकते हैं। और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे सर ड्रिफ्ट, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो vd इज इक्वल टू स्मॉल e की जगह स्मॉल e रहने दो, वेक्टर e, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर e, टाउ टाइम है, वेक्टर नहीं होता, मास भी वेक्टर नहीं होता। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में थोड़ी है। डायरेक्शन कैसी आएंगी सर? अपोजिट है, अपोजिट है तो साइन कैसा आएगा सर? अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन आता है, तो ये नेगेटिव साइन हो गया। तो ये हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, जहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, यहां से देख लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सर काय को? ये कांस्टेंट है,
ये टाउ कांस्टेंट है, ये मास कांस्टेंट है, ये सारी जब टर्म कांस्टेंट है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाऊंगा तो बाकी कोई चीज चेंज नहीं होगी, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा उतना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो Vd और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं? आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा करंट बनेगा, उतना ही ज्यादा कंडक्टर के अंदर करंट बनेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 1 सेकंड में चली गई दूरी, तो जितना 1 सेकंड में पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये चलेंगे उतना ज्यादा करंट इस कंडक्टर के अंदर बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी बोले तो मैंने साफ साफ लिख दिया है फ्रीनेस। मोबिलिटी मतलब फ्रीनेस, कोई इलेक्ट्रॉन कितना फ्री है चलने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, मान लो 2 तरीके के चार्ज पार्टिकल हैं या 2 तरीके के इंसान हैं, मैंने दोनों इंसानों को सेम गाली देना स्टार्ट किया, गाली नहीं मतलब डांटना स्टार्ट किया, मैंने दोनों को डांटना स्टार्ट किया। एक ने कहा ठीक है डांट तो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे ने कहा नहीं सर डांटो मत, मैं काम कर रहा हूं, तो वो एक्टिव हो गया। तो यही है फ्रीनेस। कौन ज्यादा फ्री है गालियों के लिए, डांट के लिए कौन ज्यादा फ्री है? तो जो अच्छा रेस्पॉन्स दे रहा है उसकी फ्रीनेस ज्यादा है, उसके चलने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, उसके रेस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। अब मैं क्या करूंगा, अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं और 2 चार्ज पार्टिकल हैं, एक चार्ज पार्टिकल ने इनिशियली चलना स्टार्ट कर दिया तेजी से, बढ़िया एकदम मस्त, तो वो फ्री है। दूसरा आराम से चल रहा है या चल ही नहीं रहा है, तो वो फ्री नहीं है। तो मोबिलिटी क्या होती है? फ्रीनेस। अब मोबिलिटी की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोले तो Vd अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये होता है मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन जो दी है उसी से मैंने फॉर्मूला बनाया है, फॉर्मूला हो गया है अपना ये पास म्यू, और इसका जो सिंबल है, ये सिंबल जो है रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, ये जो सिंबल है हमने इसका सिंबल लिया है म्यू, और यूनिट क्या हो जाएगी सर? ऐसा यूनिट होगी वेलोसिटी की यूनिट अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है सर? मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत होती है यूनिट्स, 2 होती हैं सर, लेकिन हमें चाहिए वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, याद रखना, नहीं याद है तो ये हो जाती है मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड। तो ड्रिफ्ट मोबिलिटी की यूनिट हो जाती है, ऐसा यूनिट होगी सर मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट इनटू सेकंड, ये हो गई यूनिट। अब मोबिलिटी की कहानी क्लियर है, डेफिनेशन हमने देख ली, फॉर्मूला हमने देख लिया, रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया, और इसकी एसआई यूनिट भी हमने पता कर ली। अब उससे पहले अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सर एक और फॉर्मूला हमें याद है, कौन सा है? सिंस, नहीं फॉर्मूले का नाम सिंस नहीं है, सिंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू होता है स्मॉल e कैपिटल E टाउ अपॉन n। सर नेगेटिव साइन कहां गया? भूल जाओ, मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, दिशाओं में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो Vd इज इक्वल टू आ गया है, Vd की जो वैल्यू आई है यहां पुट कर दो, तो म्यू इज इक्वल टू आ गया Vd की जगह स्मॉल e कैपिटल E टाउ अपॉन m, ओके, और अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल, तो ये आ जाता है मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू स्मॉल e टाउ अपॉन m। ये है दूसरा फॉर्मूला, ये है पहला फॉर्मूला, ओके। इसी में हम देख सकते हैं कि जो मोबिलिटी है अगर उसका रिलेशन हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ देखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब किसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसकी मोबिलिटी कैसी होगी, किसकी मोबिलिटी कम है, किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है उसकी मोबिलिटी कैसी होगी। तो मैं एक काम करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ले लेता हूं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो सर मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, मतलब जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसकी मोबिलिटी ज्यादा। हां तो जो ज्यादा तेजी से चलेगा वो ज्यादा फ्री है चलने के लिए, तो यही तो हमने समझाया था। 2 अलग-अलग चार्ज पार्टिकल्स के लिए कैसे लिख सकते हैं? फॉर 2 चार्ज पार्टिकल्स, फॉर 2 डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स के लिए लिख सकते हैं
रेशियो वाला फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ये, μ2 अपॉन μ1, दूसरे पार्टिकल की मोबिलिटी अपॉन में पहले पार्टिकल की मोबिलिटी इज इक्वल टू दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी अपॉन में पहले पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन इन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, मैं बताना चाहता हूं कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया किसके ऊपर, ऑफ कोर्स तेरे ऊपर नहीं, कंडक्टर के ऊपर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चले उनके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले, ठीक है, मतलब चार्ज चला और चार्ज के चलने से क्या बनता है, करंट। तो अब मैं उन्हीं चीजों को कोरिलेट कर रहा हूं, क्या मैं ये बताना चाहता हूं, फाइंड आउट करना चाहता हूं कि कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो और कितना करंट उससे बनेगा। मतलब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने जा रहा हूं। तो रिलेशन होता है I इज इक्वल टू NeAVD। N बोले तो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, बात करेंगे अभी, E बोले तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A बोले तो जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और VD बोले तो आपका अपना प्रिय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये डेरिवेशन डेराइव करने दोस्तों मैं अब जा रहा हूं। एक काम करते हैं भाई, जो कंडक्टर है ये है कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे, और मैंने मान लिया इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले मैं बता देता हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ले लो, बहुत बड़ा कंडक्टर है, बहुत बड़ा, उसके अंदर से 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम निकाल लो, अब उसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 मीटर क्यूब में, वही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कैसे निकाला जाता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम। ओके, ये होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हमने मान लिया लेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज स्मॉल n, स्मॉल n। तो स्मॉल n मान ली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फॉर्मूला लिख ही रखा है मैंने, स्मॉल n का होता है कैपिटल N अपॉन V। तो यहां से कैपिटल N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इनटू V। कैपिटल N बोले तो सर पूरे कंडक्टर के अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन्स, अब इज इक्वल टू स्मॉल n मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेगा भाई, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू कंडक्टर की लेंथ। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम कम कर एरिया इनटू लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए पूरे कंडक्टर के अंदर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए स्मॉल n की जगह स्मॉल n, वॉल्यूम की जगह Al। ये तो आ गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक काम कर, क्या कर, चार्ज निकाल। टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए तो चार्ज निकालने में दिक्कत नहीं है। चैप्टर नंबर 1 क्या बताता था, टोटल चार्ज इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, टोटल चार्ज इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, q इज इक्वल टू ne। वैल्यू पुट कर q इज इक्वल टू हो जाएगा n की वैल्यू NaL, कैपिटल N की वैल्यू मैंने पुट कर दी NaL नाल, और स्मॉल e की जगह स्मॉल e, तो q इज इक्वल टू आ गया NeAL। पूरे कंडक्टर के अंदर पूरा चार्ज मैंने निकाल लिया। नाउ द क्वेश्चन इज काय को, क्वेश्चन है काय को, तो जवाब है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब मेरे को चार्ज की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है, टाइम और पता कर, सर जी कौन सा टाइम, वो टाइम जिसके अंदर ये वाला चार्ज कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो जाए। कौन सा चार्ज, ये वाला चार्ज, और ये चार्ज कहां है, कंडक्टर के अंदर पूरा का पूरा चार्ज। इस पूरे चार्ज को कंडक्टर के अंदर से फ्लो कराना है। मान लो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो
पूरा चार्ज फ्लो कराना है, मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को भी यहां से यहां तक पहुंचना पड़ेगा। मेरी बात सुन, कौन सा चार्ज? पूरा चार्ज। कहां है? पूरे कंडक्टर के अंदर। ये पूरा चार्ज निकालना है कितने टाइम में? टी टाइम में। तो पूरा चार्ज फ्लो कराना है तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को भी यहां से यहां तक पहुंचना पड़ेगा। ये उसी का टाइम है, पूरा चार्ज अपॉन में पूरा टाइम। अब टाइम निकाल, समय की वैल्यू को समझते हुए टाइम का फॉर्मूला लगा। टाइम इज इक्वल टू होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बताइए सर? l। और वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते इलेक्ट्रॉन, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है vd। मान आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब एक काम कर, कुछ तो कर, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर। पुट क्या? 1 ओके एंड 3 ओके इन 2 ओके। तो करंट I इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज जो है कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू कंडक्टर का एरिया इनटू लेंथ, n e a l अपॉन में टाइम समय l अपॉन vd। vd को ऊपर ले जा भाई, l से l को उड़ा दे तो करंट I इक्वल टू आ जाता है n e a vd। करंट का डेरिवेशन आ गया, करंट I is equal to NEAVD। यही तो लाना था। बोल भाई राजदीप, अरे डेरिवेशन यही लाना था ना। अब ये आ रहा है ना, खुश है ना? तो अब समझ ले, n क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोले तो 1 मीटर क्यूब के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, स्मॉल n बोले तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। डेफिनेशन यहां मैंने साक्षात लिख रखी है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कंडक्टर का एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब सुन मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक टैपर्ड एरिया ले रहा हूं। टैपर्ड एरिया मतलब जिसके क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग-अलग जगह पे अलग-अलग होंगे। मान ले ऐसा वायर है, ये वायर है या बकेट है उल्टी करके रखी हुई, ये वायर है, ऐसा वायर है। तो मैंने इसको बैटरी से लगा रखा है करंट फ्लो कराने के लिए। एक बात तो निश्चित है, जितना करंट इधर से जाएगा उतना इधर से निकलेगा। हाँ सर निश्चित है, जैसे पानी का होता है, पानी एक साइड से जितना डालोगे उतना दूसरी साइड से निकलेगा। ऐसा थोड़ी इधर से आलू डालो इधर से सोना निकले, ऐसा नहीं है ना। तो जितना इधर से आप डालोगे पानी को या फिर करंट को, उतना ही करंट यहां से निकलेगा, क्योंकि चार्ज जितना इधर से फ्लो होगा उतना ही चार्ज इधर से बाहर निकलेगा। अब मान लो ये एरिया है A1, ये एरिया है A2 ओके। तो अब एक सोचने वाली बात है कि करंट कांस्टेंट है, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि फॉर्मूला होता है I NEAVD। करंट कैसा है? कांस्टेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं किया, मटेरियल चेंज नहीं किया तो ये नंबर भी चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी चेंज नहीं होगा, तो ये दोनों चेंज होंगे आपस में। मतलब ये हुआ सर एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि करंट भी कांस्टेंट। टैपर्ड एरिया की बात कर रहा हूं जिसका एरिया अलग-अलग होता है, अलग-अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो अलग-अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले वायर के लिए एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा मतलब ये हुआ, अगर दो अलग-अलग जगह पे मैं कैलकुलेट करूंगा तो पहली जगह का एरिया A1 इनटू इस जगह पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 इज इक्वल टू होगा दूसरी जगह का एरिया A2 इनटू दूसरी जगह पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD2। अगर इसी को हमें फार्मूला के बेस में कन्वर्ट करना चाहूं तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू आ जाएगा VD2 अपॉन VD1। एक बात बहुत क्लियर है सर कि एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां मुझे इनवर्सली प्रोपोर्शनल लग रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर जी एरिया जहां कम होगा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां एरिया कम होगा वहां इलेक्ट्रॉन तेजी से चलेगा, जहां एरिया कम होगा वहां इलेक्ट्रॉन स्लो चलेगा। पानी की तरह पाइप है, पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है, फ्लो होने दो, जितनी भी स्पीड से फ्लो कर रहा है फ्लो होने दो। अब उस पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया को थोड़ा सा पाइप को दबा के कम कर दो, पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर दो तो वेलोसिटी बढ़ जाती है ना। एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ऐसा ही रिलेशन यहां इस वायर के अंदर दिए गए एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? करंट डेंसिटी।
क्या होता है, डेफिनेशन से पता चलेगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल करंट टू द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। टोटल करंट टू द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लो ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, कोई वायर है, इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया का, उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, और ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, करंट इस डायरेक्शन में और करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है, ds डेल्टा s मान लो, और ये करंट कितना फ्लो कर रहा है, डेल्टा I मान लो। पूरे कंडक्टर से, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से डेल्टा I करंट फ्लो कर रहा है, और ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है डेल्टा s। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा रेशियो ऑफ टोटल करंट, तो टोटल करंट कितना है सर, डेल्टा I अपॉन में टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा s। ये कहलाता है करंट डेंसिटी। ध्यान रखना, एरिया किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर, करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अच्छा सुनो, इस एरिया का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा सर, एरिया वेक्टर जो होता है दिए गए एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, और दिए गए एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट है, मतलब करंट की डायरेक्शन में इस एरिया का एरिया वेक्टर होगा। और एरिया वेक्टर को किससे शो करते हैं, एन कैप से। एरिया वेक्टर को किससे शो करेंगे, एन कैप से। तो ये हो जाता है टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया इज इक्वल टू करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी का सिंबल होता है J फॉर जोकर। J का सिंबल होता है करंट डेंसिटी का, J इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा I अपॉन डेल्टा S। अगर यूनिफॉर्म, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिफॉर्म है, एक जैसा ही है सब जगह पर, और करंट भी सेम है, फॉर यूनिफॉर्म करंट, यूनिफॉर्म करंट, उसी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर ये डेल्टा बेल्टा हटा देते हैं, J इज इक्वल टू आ जाएगा I अपॉन S। अगर करंट हर जगह पर सेम है तो फिर फॉर्मूला हो जाता है करंट डेंसिटी का, करंट अपॉन में सरफेस एरिया। ओके, अब मैं पूरे से मैं ये जानना चाहता हूं इस जगह पर, किस जगह पे, इस जगह पे करंट डेंसिटी क्या होगी। सर आप तो एक पॉइंट पे डेंसिटी निकालना चाहते हो, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाली गई क्वांटिटी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। मतलब मैं जो कैलकुलेट करना चाहता हूं वो इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट डेंसिटी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी। तो इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो J इज इक्वल टू हो जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी। सर फॉर्मूला तो यही होगा डेल्टा I अपॉन डेल्टा S, सही बात है, लेकिन डेल्टा S जो है ये इस पॉइंट पे लेना है, मतलब एरिया तो सर बहुत छोटा हो गया, पॉइंट लिया है ना आपने, उस पॉइंट को ही क्रॉस सेक्शनल एरिया मानोगे, तो एरिया तो बहुत छोटा हो गया ना। सर ये डेल्टा S बहुत छोटा है, तो लिमिट लगा ना, लिमिट डेल्टा S बहुत छोटा मतलब लगभग 0। और जब लिमिट्स ये बताती है कि क्वांटिटी बहुत छोटी है, डिफरेंस या अंतर या डेल्टा बहुत छोटा है, तो इस डेल्टा को रिप्लेस कर देते हैं किससे, D से। तो ये डेल्टा I अपॉन डेल्टा S बन जाएगा DI अपॉन में DS। डेल्टा I अपॉन डेल्टा S बन गया DI अपॉन DS, और इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी या फिर सिंपल करंट डेंसिटी। इंस्टेंटेनियस ना भी लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू DI अपॉन DS। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, यूजुअली जब करंट चेंज हो रहा हो, करंट चेंज हो रहा हो उस टाइम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इस फॉर्मूला को रीड कैसे करेंगे, इस दिए गए फॉर्मूला को हम रीड कैसे करेंगे, अनुज बताएगी इस फॉर्मूला को रीड। सर कर लो, DI अपॉन DS। रिंकू, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, या डिफरेंशिएशन ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। कहां यूज होगा ये फॉर्मूला, सर करंट डेंसिटी के लिए यूज होगा नहीं, जब करंट चेंज हो रहा हो। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब करंट चेंज हो रहा हो। अच्छा यूनिट
सर करंट की यूनिट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया की यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाती है इसकी, एसआई यूनिट होगी सर करंट की यूनिट अपॉन में एरिया की यूनिट, करंट की यूनिट क्या होती है सर एंपियर होती है, अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया सर मीटर स्क्वायर, एंपियर अपॉन मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट होती है करंट डेंसिटी की। ओके, तो यहां से कहां से, यहां से मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं, मैं फाइंड आउट कर रहा हूं क्योंकि ऐसे लिखेंगे क्योंकि J इक्वल टू होता है di अपॉन ds, या फिर अभी सिचुएशन मैंने थोड़ी चेंज कर दी। अभी मैंने क्या है करंट को इस डायरेक्शन में ले रखा था, हाँ ले रखा था, अभी मैंने दिए गए क्रॉस सेक्शनल एरिया को दिए गए करंट की डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं रखा बल्कि किसी एंगल पे रखा है। मान लो करंट के साथ, करंट की डायरेक्शन के साथ दिए गए एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है सर, जिस डायरेक्शन में एरिया रखा होता है, जिस प्लेन में एरिया रखा होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है एरिया वेक्टर। तो इसका, इस एरिया का एरिया वेक्टर इधर होगा। मान लो हमें एरिया वेक्टर और करंट के बीच का एंगल दे रखा है थीटा, थीटा। तो सर हमें तो ये कहा गया कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए एरिया, अभी तो नहीं है, मतलब नहीं निकाल सकते क्या सर करंट डेंसिटी, निकाल सकते हैं। कैसे, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, हाँ होता है, क्या होता है di अपॉन ds होता है, लेकिन कौन सा एरिया सर, नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया, लेकिन अभी तो नहीं है सर, आपने dsn क्यों लिख दिया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया है तो नहीं, तो एक काम करते हैं निकालते हैं। कैसे, एरिया n कैप इधर है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ, इस एरिया का, दिए गए एरिया वेक्टर का इस साइड में कंपोनेंट निकालो, मतलब करंट की ही डायरेक्शन में एरिया वेक्टर निकाल लो। तो आपको करंट की डायरेक्शन में, लास्ट वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको याद होगा करंट की ही डायरेक्शन में, करंट की ही डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता था। तो अब वापस से निकाल लो सर, इधर n कैप है तो इधर कितना होगा, cos में आ जाएगा, इस वाले एरिया वेक्टर का, इस एरिया वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा दिया गया एरिया जो कि ds है इनटू cos थीटा। तो ये dsn की वैल्यू हो गई, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में जो एरिया है उसकी वैल्यू हमने ये निकाल ली। दिया गया एरिया ds था जो कि नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं था, तो मैंने क्या किया, दिए गए एरिया का नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लिया। अब इस वैल्यू को यहां पे पुट करो तो j इक्वल टू हो जाता है di अपॉन ds cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर तो di इक्वल टू j ds cos थीटा। अब टोटल करंट निकालना हो तो तुझे क्या करना होगा सर, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करते हैं दी गई इक्वेशन को, di का इंटीग्रेशन i, इंटीग्रेशन ऑफ di i, और इधर इंटीग्रेशन का साइन लगा दो j ds cos थीटा। अब ये देखो, इसको गौर से देखो, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ओके, और एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दो वेक्टर क्वांटिटी इनटू cos थीटा। अब दो फॉर्मूले आपको याद दिला रहा हूं, a डॉट b क्या होता था, ab cos थीटा, और a क्रॉस b क्या होता था, ab sin थीटा, n कैप। तो इसकी शक्ल देखो किससे मिल रही है, ऑफ कोर्स इससे मिल रही है, दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई और cos थीटा, दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई इनटू cos थीटा। सर इसको j डॉट ds लिख दो, क्या लिखेंगे इसको, तो I इक्वल टू लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ j ds cos थीटा को j वेक्टर j डॉट वेक्टर ds, ये हो जाता है। एक और फॉर्मूला करंट के लिए, हमने करंट का फॉर्मूला निकाला है करंट डेंसिटी के टर्म्स में, जिसका शायद न्यूमेरिकल में कहीं यूज ना भी हो, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमने ये कर लिया।